नमस्कार। आज संपूर्णता के कवि सुमित्रानंदन पंत की 43वीं पुण्यतिथि है। पंत हिंदी के सर्वाधिक संवेदनशील कवि माने जाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है कि विचारों के क्षेत्र में पंत की जागरूकता असंदिग्ध है। पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता गंगादत्त पंत कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष थे। 4 भाइयों में ये छोटे थे और बचपन में इनका नाम था गोसाई दत्त पंत। यह भी एक विडंबना है कि इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। बचपन अकेलेपन की अनुभूति के साथ बीता और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्हें प्रकृति अपनी सहचरी के रूप में मिली। प्रकृति को देखकर, उसकी हरियाली को देखकर इन्होंने अपने भीतर के विषाद को दूर किया, अवसाद से मुक्त हुए और इन्होंने कहा कि सिखा दो ना हे मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ रसपान। 1916 ईस्वी में इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा प्रकाशित हुई और 1918 में इनका पहला काव्य संग्रह वीणा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। पंत की काव्य यात्रा के 4 सोपान हैं। पहला सोपान जो है वह छायावादी युग है। 1918 से 1935 तक पंत ने छायावादी मनोभावों की, छायावादी संस्कारों की कविता लिखी और छायावाद काव्यधारा के विकास में अपना ऐतिहासिक योगदान किया। उसके बाद दूसरा दौर है प्रगतिवादी युग का। 1936 से 1945 तक एक प्रगतिवादी कवि के रूप में, एक प्रगतिशील कवि के रूप में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी काव्य यात्रा का तीसरा सोपान है अंतःचेतनावादी युग का। यह 1946 से 1949 के पहले तक का युग है और उसके बाद जो अंतिम चरण है वह नव मानवतावादी युग है 1949 के उपरांत। तो पंत की काव्य यात्रा के अनेक आयाम हैं। उनकी काव्य यात्रा में ठहराव कहीं नहीं है, एक गतिशीलता है। ग्रंथि 1920 में प्रकाशित हुई और पल्लव 1926 में छप कर आया। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। फिर गुंजन का प्रकाशन हुआ 1932 में। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, जिसमें इनकी प्रगतिशील चेतना व्यक्त हुई थी, इसके माध्यम से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने मार्क्स का भी गुणगान किया। इन्होंने साम्यवाद के महत्व को भी स्वीकार किया। साम्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतंत्र महान, भव जीवन के दैन्य दुख से किया मनुष्यता का परित्राण। यह माना कि समता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वर्ण धूलि 1947 में आई। 1947 में ही स्वर्ण किरण का प्रकाशन हुआ। 1948 में युगांतर, 1949 में उत्तरा, 1951 में रजत शिखर, 1952 में शिल्पी, 1955 में अतिमा, 1957 में सौवर्ण, 1958 में वाणी,
1959 में कला और बूढ़ा चांद, 1958 में चिदंबरा, 1964 में लोकायत, ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। हिंदी गीति काव्य को इन्होंने नूतन बोध दिया और प्रबंध काव्यों की भी रचना की। सत्यकाम 1975 में प्रकाशित हुआ इनका महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। इन्होंने नाटक भी लिखा ज्योत्सना शीर्षक से, जो 1934 में प्रकाशित हुआ। इनकी 5 कहानियां भी प्रकाशित हुई। इन्होंने हार नामक उपन्यास भी लिखा। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 60 वर्ष एक रेखांकन, और इन्होंने छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन, छायावाद का मूल्यांकन इन्होंने किया। पंत रूपाब के संपादक भी हुए। 1938 में कालाकांकर से इन्होंने रूपाब का संपादन किया और रूपाब के माध्यम से इन्होंने साहित्य में प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना की। इन्होंने प्रगतिशीलता को महत्व दिया। रूपाब के 3 अंकों में राम मनोहर लोहिया प्रकाशित हुए हैं। रूपाब में प्रसिद्ध मार्क्सवादी रामविलास शर्मा प्रकाशित हुए हैं। नजरुल इस्लाम पर उन्होंने लिखा था। भारतीय साहित्य को, भारतीय साहित्य के वैशिष्ट्य को, वह चाहे मराठी साहित्य हो, बंगला साहित्य हो, गुजराती साहित्य हो, भारतीय साहित्य की विशेषताओं को इन्होंने रूपाब के माध्यम से रेखांकित किया और साहित्य का जो वैश्विक संदर्भ था उसे भी रूपाब के द्वारा हिंदी पाठकों के बीच पहुंचाने का काम इन्होंने किया। तो एक साहित्यिक संपादक के रूप में भी पंत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंत को प्रारंभिक चरण में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। प्रकृति के साहचर्य में ही उनकी काव्य कल्पना विकसित हुई थी। वे प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत होकर कहते हैं, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। सिखा दो ना हे मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ रसपान। आलंबन के रूप में, उद्दीपन के रूप में, संवेदना के रूप में, अलंकार के रूप में, रहस्य के रूप में और प्रतीक के रूप में उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। कालांतर में उनकी प्रकृति अपने कठोर रूप में भी आती है। वे पुरातन पर प्रहार भी करते हैं। द्रुत झरो जगत के जर्नपात, पंत उच्छ्वास से गुंजन तक की कविताएं जो हैं वे छायावादी बोध की कविताएं हैं। युगांत से उनकी कविता में प्रगतिवादी प्रवृत्तियां मिलने लगती हैं। फिर वे अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा जैसी कृतियों में उनका नव मानवतावादी स्वर मुखर हुआ है। पंत की काव्य भाषा बिंब प्रधान है। बिंब शब्द चित्र है जो कल्पना द्वारा इंद्रियाधारों पर निर्मित होता है। उनकी भाषा में अभिव्यंजना की अपूर्व शक्ति है। उनकी काव्य भाषा में कोमलता, माधुर्य एवं नाद सौंदर्य है। अपनी पूर्ववर्ती रचनाओं में वे अलंकार को महत्व देते हैं, किंतु परवर्ती रचनाओं में वे प्रेषणीयता पर अधिक बल देते हैं। वे कहते हैं, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी क्या तुम्हें चाहिए अलंकार। कविता की प्रवृत्ति के अनुसार उनकी भाषा परिवर्तित होती रहती है, लेकिन उनका नाद सौंदर्य प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। यह भी एक संजोग है
कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को ही मिला था चिदंबरा पर 1968 ईस्वी में। उन्हें 1961 में पद्म भूषण मिला। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। जो मधुप कुमारी उन्हें प्रिय लगती है, जिसकी मधुर ध्वनि को वे सुनना चाहते हैं, कालांतर में उसे ही कहते हैं गा कोयल बरसा पावक कण। परिवर्तन यह संसार जो परंपराओं में आबद्ध हो गया है, जो रूढ़ियों से कुंठित हो गया है, उसे एक नया जीवन देने के लिए पंत ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने की कोशिश भी की है। नामवर सिंह ने कहा है कि विचारों के क्षेत्र में पंत की जागरूकता असंदिग्ध है। पंत व्यापक सामाजिकता के कवि हैं। व्यष्टि से इनकी काव्य यात्रा शुरू होती है और वह समष्टि तक जाती है। आप रहस्यानुभूति भी पाएंगे पंत में, लेकिन पंत का उद्देश्य है मानव जीवन को सुंदर बनाना। इसीलिए वे कहते हैं कि मानो तुम सबसे सुंदरतम, यानी सुंदरतम से काम नहीं चला, सबसे लगा दिया। वे मध्य वर्ग को भी, धनपति को भी, श्रमजीवी को भी, यानी समाज के जितने वर्ग हैं सबको चित्रित करते हैं। लेकिन जो श्रमिक वर्ग है, जो सर्वहारा है, उसके प्रति उनके मन में एक विशेष स्नेह है और वह स्नेह उनकी कविताओं में प्रकट हुआ है। उन्होंने कृषकों पर भी लिखा है और सौंदर्य का प्रतिमान माने जाने वाले ताजमहल की उन्होंने वर्णना भी की है। उनकी प्रसिद्ध कविता है ताज। उर्दू के शायर साहिर लुधियानवी ने कभी कहा था कि ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मनकशो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। तो वे ताज को अपार्थिव पूजन मानते हैं, मृत्यु का पूजन मानते हैं। वे जीवन को महत्व देने वाले कवि हैं। उनकी कविताओं में जीवन हर जगह मुखरित होता है। जीवन का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को वे लगातार रेखांकित करते हैं और यही कारण है कि पंत आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। काव्य भाषा की दृष्टि से, शिल्प विधान की दृष्टि से, गीतात्मकता की दृष्टि से, प्रबंध शिल्प की दृष्टि से, अलंकार योजना की दृष्टि से, उनकी कविताओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए पंत आज भी जो सहृदय जन हैं, उनके भी कवि हैं। जो विद्वान हैं, वे भी पंत की कविता में जो रस पाते हैं, जीवन का, सौंदर्य का जो बोध पाते हैं, वह अपने आप में अनुपम है। वे कहते हैं कि मेरा जीवन स्वप्न, वे स्वप्न देखते हैं जीवन के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए वे स्वप्न देखते हैं। वे कहते हैं प्रथम यौवन मेरा मधुमास, मुग्ध उर मधुकर तुम मधु प्राण। शुरू में मां के अभाव में जो अकेलापन उनके मन में उत्पन्न हुआ था, प्रकृति सहचरी ने उसे दूर किया। लेकिन पंत की कविता में काव्य का सौंदर्य भी है और दर्शन भी है, जीवन का समग्र बोध है। पंत की कविता आज के हताश जन समुदाय को आस्था,
और सौंदर्य से अनुप्राणित करने वाली कविता है। आज पंत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं संवाद कर रही हैं, और यह उस कवि की विशेषता है कि हर वर्ग के लोग, हर बोध के लोग पंत की कविता में अपने लिए कुछ न कुछ पाते हैं। मैं इस कवि को नमस्कार करता हूं शिवमंगल सिंह सुमन की इन पंक्तियों के साथ कि तुम पास रहे तो सुनने को मन करता था, तुम चले गए तो गुनने को मन करता है, तुम पास रहे तो बिखरी बिखरी सांसें थीं, तुम चले गए तो चुनने को मन करता है।